आन्या ने छोटे कस्बे की तंग गलियों को पीछे छोड़ दिया था। 23 साल की आन्या जब रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगी तो माँ दरवाजे तक आकर बोली, बेटी, शहर बड़ा है, पर वहां लोग दिल से छोटे होते हैं, संभल कर रहना। उस समय आन्या मुस्कुराकर बोली, माँ, इतना डराती क्यों हो? शहर में तो सपनों की दुनिया होती है। मगर माँ की आंखों में जो छाया थी वह उसकी हंसी से ज्यादा गहरी थी। शहर पहुंचते ही आन्या की आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार कारें, हर तरफ भागते हुए लोग, सब कुछ मानो किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। कस्बे की सादगी के बाद यह शोरगुल एक साथ डरावना भी था और आकर्षक भी। उसने एक छोटे से किराए के कमरे में सामान रखा। कमरे की दीवारों पर पपड़ी उतर रही थी। खिड़की से सामने की बड़ी बिल्डिंग दिखती थी। लेकिन आन्या को लगा मानो यह उसकी नई दुनिया का दरवाजा है। ऑफिस का पहला दिन उसके लिए उम्मीदों से भरा हुआ था। अच्छे कपड़े पहनकर, एक नई डायरी हाथ में लेकर जब वह मेट्रो स्टेशन पहुंची तो भीड़ से उसका सामना हुआ। लोग धक्के देते हुए अंदर घुस रहे थे। आन्या किसी तरह भीड़ में जगह बना पाई। तभी उसे एहसास हुआ, कुछ आंखें बार बार उसे देख रही थीं। शुरुआत में उसने सोचा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। पर जैसे ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सच सामने था। एक अधेड़ आदमी बगल में खड़ा था। उसकी आंखें बेशर्मी से आन्या के चेहरे और फिर उसके कपड़ों पर घूम रही थीं। आन्या ने नजरें चुरा लीं। मन ही मन कहा, ये क्या घूर रहा है? क्या मैं कोई तमाशा हूं? उसका गला सूख गया, लेकिन वह चुप रही। मेट्रो का दरवाजा खुला, भीड़ उतरी और आन्या जल्दी से बाहर निकल गई। ऑफिस का माहौल अलग था। शुरुआत में सबने मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे आन्या को महसूस हुआ कि यहां भी वही आंखें उसका पीछा कर रही हैं। केबिन से लेकर कैंटीन तक कहीं ना कहीं कुछ नजरें उस पर ठहर जाती थीं। एक बार ब्रेक में उसके पीछे बैठे लड़के ने अपने दोस्त से धीरे से कहा, इसे देखा? नई है, अच्छी है ना? और दोनों हंस पड़े। आन्या का दिल धड़क उठा। उसने पलटकर सख्त आवाज में कहा, आप लोग ऑफिस में हैं, सड़क पर नहीं। थोड़ा तमीज से बात करना सीखिए। लड़कों ने हंसी दबा ली, पर उनकी आंखों की चमक वहीं रही। शाम को जब आन्या कमरे पर लौटी तो उसके भीतर अजीब सा खालीपन था। खिड़की से बाहर देखा तो सड़क पर भी वही नजारे थे। कोई लड़की निकली नहीं कि नजरें उस पर ऐसे टूटतीं जैसे भूखे भेड़िए शिकार खोज रहे हों। उस रात आन्या देर तक सो नहीं पाई। उसने तकिए में चेहरा छुपाकर खुद से कहा, सब भेड़िए की तरह ताड़ते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं। आखिर औरत को इंसान की तरह क्यों नहीं देखते ये लोग? आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई कि डरकर पीछे नहीं हटेगी। ये शहर उतना ही उसका है जितना औरों का। दूसरे महीने तक आन्या को लगा कि उसने थोड़ा बहुत शहर की रफ्तार पकड़ ली है। सुबह की मेट्रो, ऑफिस की दौड़, फाइलों का बोझ और शाम को अकेले कमरे की खामोशी, सब अब उसकी दिनचर्या बन चुके थे। लेकिन भीतर ही भीतर उसे लगने लगा था कि इस शहर की भीड़ के बीच भी वह अकेली है। ऑफिस में उसका सबसे ज्यादा सामना अभय से होता था। अभय उसी की टीम में था, काम में तेज और बातों में बेहद सहज। जब भी आन्या उलझती, अभय उसकी मदद कर देता। एक दिन लंच ब्रेक में अभय ने कहा, आन्या, तुम अब भी सबको लेकर बहुत सशंकित रहती हो। यहां हर कोई बुरा नहीं होता। आन्या ने हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, शायद सही कह रहे हो, लेकिन मुझे अब तक जो नजरें मिली हैं उन्होंने भरोसा करने लायक छोड़ा ही नहीं। अभय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नजरें तो बदलेंगी नहीं, लेकिन तुम खुद तय कर सकती हो कि तुम्हें उनके असर में आना है या नहीं। आन्या ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात उसके दिल को छू गई। दिन बीतते गए। धीरे धीरे आन्या ने अपने काम से सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया, लेकिन कामयाबी के साथ साथ फुसफुसाहटें भी बढ़ने लगीं। कॉरिडोर में चलते हुए उसने कई बार सुना, ये तो बॉस की फेवरेट बन गई है। अरे, इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिलेगा? कुछ तो समझौता करना ही पड़ेगा। आन्या का खून खौल उठता। एक दिन जब ऐसे ही एक ताना उसके कानों तक पहुंचा, उसने पलट कर कहा, अगर मेहनत को आप लोग फेवर समझते हैं तो आपको मेहनत की कीमत ही नहीं पता। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि पूरा कॉरिडोर चुप हो गया। लेकिन आन्या जानती थी कि यह चुप्पी स्थायी नहीं है। शाम को कमरे पर लौटते हुए उसने देखा कि सामने वाली गली में 3 लड़के खड़े होकर हर गुजरती लड़की पर टिप्पणी कर रहे थे।
एक लड़की ने तेजी से अपना दुपट्टा खींचकर चेहरा ढक लिया और सिर झुकाकर गुजर गई। आन्या वहीं ठिठक गई। मन किया कि जाकर कुछ कहे, लेकिन फिर सोचा, अगर मैंने अकेले कुछ कहा तो पलटकर मेरे ही लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। उस रात फिर नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखते हुए उसने खुद से कहा, क्या औरत की जिंदगी बस यही है? हर जगह ताड़ती नजरें, ताने और डर? नहीं, मुझे इस डर को तोड़ना होगा। अगर मैं चुप रहूंगी तो शायद वही लड़के कल मेरी किसी बहन को और भी नीचा दिखाएंगे। अगले दिन उसने तय किया कि वह अब अपने डर को हथियार बनाएगी। उसने एक डायरी खरीदी और लिखा, आज से मैं हर दिन अपने साथ हुई सच्चाई लिखूंगी। ये मेरी आवाज होगी। अगर मैं इसे दुनिया को नहीं भी दिखा पाई तो कम से कम अपने दिल को धोखा नहीं दूंगी। उसकी कलम से शब्द बहते चले गए। वह पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रही थी। उसी हफ्ते ऑफिस से घर लौटते वक्त रात हो गई थी। मेट्रो स्टेशन से उसके कमरे तक की गली अंधेरी थी। स्ट्रीट लाइटें आधी बुझी पड़ी थीं और सड़क पर बस इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। आन्या ने बैग को थोड़ा कसकर पकड़ा और तेज कदमों से चलने लगी। पीछे से 3 लड़कों की हंसी की आवाज आई। अरे भाई, देखो देखो कौन आ रहा है। नई मेहमान लगती है, अकेली जा रही है। जरा रास्ता आसान कर दो। आन्या का दिल तेज धड़कने लगा। हथेलियों में पसीना चिपकने लगा, लेकिन उसने अपने कदम और तेज कर लिए। तभी एक लड़का उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कहाँ भाग रही हो मैडम? हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। आन्या का खून खौल उठा। उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, डर को आंखों में मत आने देना बेटी, वरना सामने वाला और ताकतवर हो जाएगा। आन्या ने अपनी नजरें सीधी उसकी आंखों में डालीं और बिना हिले बोली, रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लड़के ठट्ठाकर हंस पड़े। अरे वाह, बकरी भी दहाड़ती है क्या? आन्या ने अचानक अपने बैग से पेन निकाला और सामने वाले लड़के की बाह में जोर से चुभा दिया। लड़का दर्द से चीखा, साली। बाकी 2 लड़के भी आगे बढ़े, लेकिन तभी वहां से एक ऑटो रिक्शा गुजर रहा था। ड्राइवर ने शोर सुनते ही ब्रेक लगाया और उतरकर चिल्लाया, क्या हो रहा है यहाँ? भागो यहां से। लड़के बड़बड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो गए। आन्या की सांसें अभी भी तेज थीं। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। उसने खुद से कहा, आज मैंने डर को हरा दिया। अगर मैं चुप रहती तो यह मुझे हमेशा शिकार समझते। ऑटो ड्राइवर ने कहा, बिटिया, ऐसे इलाकों में रात को अकेले मत चला करो, लेकिन हिम्मत तो तुम में बहुत है। आन्या ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, हिम्मत हर लड़की में होती है अंकल, बस हमें हालात कमजोर कर देते हैं। उस रात जब वह अपने कमरे पर पहुंची तो पहली बार उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने सीखा, डर से भागना आसान है, लेकिन सामना करना असली जीत है। यह शहर भेड़ियों से भरा है, मगर मैं भी अकेली भेड़ नहीं हूं। आन्या ने सोचा था कि उस रात के बाद वह और मजबूत हो जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अगले कुछ दिनों में ही उसे एहसास हुआ कि शहर की गलियों में अकेली लड़की होना मानो खुला निमंत्रण है, उन आंखों के लिए जो हर जगह उसे नोचती रहती हैं। एक सुबह जब वह मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रही थी, तो 2 लड़के उसकी तरफ देखते हुए जोर जोर से भद्दा गाना गा रहे थे, जिसे सुनकर किसी भी लड़की को शर्म आ जाए। साथ में सीटी बजाते और रास्ता रोककर खड़े हो गए। आन्या ने हिम्मत जुटाकर उन्हें नजरअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन दिल के अंदर कहीं बहुत गहरी चोट लगी थी। उसने सोचा, क्यों हमें हर दिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए जूझना पड़ता है? क्या हम इंसान नहीं? कुछ दिनों बाद ऑफिस से लौटते वक्त भीड़ में एक हाथ उसके कंधे से सरक कर पीठ तक चला गया। वह पल भर को सन्न रह गई। पीछे मुड़ी तो कोई चेहरा साफ नहीं दिखा। भीड़ में सब ऐसे खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन चीखना चाहा, किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? कोई देख क्यों नहीं रहा? आन्या के लिए पिछले कुछ दिन मानो किसी लंबे अंधेरे सुरंग जैसे थे। वह सोचती थी कि समय सब घाव भर देता है, लेकिन शहर का माहौल उसके जख्मों पर और नमक छिड़कता रहा। वह अक्सर अपने कमरे में बंद होकर देर रात तक रोती रहती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई देने लगे थे। माँ जब फोन करती तो आन्या बनावटी हंसी हंसकर कह देती, मैं ठीक हूं माँ, बस काम थोड़ा ज्यादा है। लेकिन भीतर से वह बिल्कुल खाली हो चुकी थी। ऑफिस में भी चीजें आसान नहीं थीं। वहां 2-3 लड़के ऐसे थे जो अक्सर छोटी छोटी बातों में आन्या के आसपास मंडराते।
कभी कॉफी पिलाओगी कहकर हंसी उड़ाते, कभी आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो कहकर अपनी नजरों से उसे असहज कर देते। आन्या को समझ नहीं आता कि यह मजाक है या छेड़खानी। शुरू में उसने अनसुना किया, लेकिन धीरे धीरे वह इन हरकतों से टूटने लगी। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त उसका सहकर्मी विवेक उसके पास आया। उसने कहा, आन्या, तुम रोज अकेली घर जाती हो ना? अगर चाहो तो मैं छोड़ दूंगा, वैसे भी मेरा रास्ता वही है जो तुम्हारा है। आन्या ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं धन्यवाद, मैं चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, विवेक ने पीछे से धीरे से कहा, इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं होती, एक दिन तुम खुद ही कहोगी। ये शब्द आन्या के दिल को चीर गए। उसने कदम तेज कर दिए। घर पहुंचकर वह देर तक रोती रही। उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, एक दिन तुम खुद ही कहोगी। कुछ दिन बाद एक और घटना ने उसके हौसले को और तोड़ दिया। वह सुबह सुबह बस से ऑफिस जा रही थी। बस खचाखच भरी हुई थी। आन्या जैसे तैसे एक कोने में खड़ी थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से सटकर धीरे धीरे सरक रहा है। पहले उसने अनदेखा किया, लेकिन फिर वही हरकत दोबारा हुई। आन्या ने पलटकर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आन्या का गुस्सा और डर एक साथ फूट पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती? बस में सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में 2-3 लोग हंस पड़े। अरे बहन जी, आपको गलतफहमी हुई है। ये शहर है, यहाँ भीड़ में ऐसे ही लगता है। आन्या की आवाज गले में ही रुक गई। लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे गलती उसी की हो। वह रोती हुई अगले स्टॉप पर उतर गई। उस दिन वह ऑफिस नहीं गई। शाम को कमरे में लौटकर उसने दर्पण में खुद को देखा। आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, क्या मैं इतनी कमजोर हूं? क्यों हर बार मैं ही टूट जाती हूं? क्यों हर बार मुझे ही चुप करा दिया जाता है? उस रात उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और देर तक रोती रही। आईने में अपना चेहरा देखती और खुद से सवाल करती, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं लड़की हूं? क्या यही मेरी पहचान है कि लोग मुझे ऐसे छू सकते हैं? उसकी रूममेट श्रुति ने उसे ढांढस बंधाया। उसने कहा, आन्या, हर रोज सब सहना आसान नहीं है, मैं जानती हूं, पर अगर तुम टूटी रहोगी तो ये लोग जीत जाएंगे। आन्या ने आंसू पोंछे लेकिन थकी हुई आवाज में बोली, श्रुति, मैं हर दिन लड़ते लड़ते थक चुकी हूं। लगता है अब हिम्मत नहीं बची। माँ को फोन करके कहना चाहती हूँ कि मैं वापस गांव आना चाहती हूँ। श्रुति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सोचो, अगर तुम लौट गई तो ये भेड़िए और ताकतवर हो जाएंगे। तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां हार मान लेंगी। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी छोटी बहन भी कल इसी शहर में आकर यही सहन करे? आन्या चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में निराशा और गुस्से का एक तूफान उमड़ रहा था। कुछ दिन बाद ऑफिस के ही रास्ते पर जब वह रिक्शा पकड़ने जा रही थी तो 2 आदमी उसके पास आकर खड़े हो गए। एक ने बुरी नीयत से उसकी कलाई पकड़ ली और दूसरा कान में फुसफुसाया, इतना अकेले मत चला करो वरना उठा ले जाएंगे। उसकी रूह कांप उठी। उसने पूरी ताकत से अपनी कलाई छुड़ाई और भीड़ की तरफ दौड़ी, पर इस बार उसका चेहरा सुन्न पड़ गया था। आवाज गले में अटक गई थी और वह चाहकर भी चिल्ला नहीं पाई। उस रात डायरी में उसने बस एक लाइन लिखी, आज मैं अंदर से टूट गई हूं। लगता है इस शहर की हर गली में मेरा पीछा करने वाले साए रहते हैं। वह पल था जब आन्या पहली बार सोचने लगी कि शायद यह शहर उसके लिए नहीं है। आन्या अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। उसके चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। हर दिन का सफर उसके लिए किसी जंग से कम नहीं था। ऑफिस में सहकर्मी पूछते, आन्या, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो आजकल? वह मुस्कुराने की कोशिश करती, पर आंखों में छिपा डर बार बार झलक जाता। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए जब वह बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी 3 लड़के आकर उसके चारों ओर खड़े हो गए। उनमें से एक ने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। आन्या का दिल दहल उठा, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और चीख पड़ी, हिम्मत है तो मुझे फिर से छूकर दिखाओ। उसकी तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग रुक गए। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। लड़के सकपकाकर भाग खड़े हुए। आन्या ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आवाज उठाना भी एक हथियार है, पर उसी पल उसके अंदर कहीं बहुत गहरा डर भी बैठ गया। वह सोचने लगी, अगर किसी दिन लोग मेरी मदद को ना आई तो? अगर मैं अकेली पड़ गई तो?
उस रात वह बिस्तर पर देर तक छत की तरफ देखती रही। आंसू बहते रहे। उसने माँ को कॉल लगाया। फोन उठते ही वह फूट पड़ी। माँ, मैं थक गई हूँ। इस शहर में हर दिन कोई ना कोई मेरी इज्जत पर हाथ डालता है। मैं अब और नहीं सह सकती। माँ की आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में गहरी ताकत। बेटी, मैं जानती हूं तू अकेली है वहां, पर याद रख, तेरे पापा ने तुझे हमेशा सिखाया है कि हिम्मत हारना मत। तू मेरी वही आन्या है ना, जो बचपन में पूरे गांव से भिड़ जाती थी जब किसी ने तेरा खिलौना छीन लिया था। आन्या की आंखों में और आंसू आ गए। माँ ने आगे कहा, डर मत बेटी, डर से बड़ी कोई कैद नहीं होती। अगर तू पीछे हटेगी तो ये लोग जीत जाएंगे, और अगर तू डट गई तो न जाने कितनी लड़कियों को ताकत मिलेगी। उस पल आन्या का दिल कांप रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं माँ की बातों ने उसके भीतर बुझी हुई चिंगारी को फिर से जगा दिया। अगले दिन ऑफिस में उसने अपनी सहेली श्रुति से कहा, श्रुति, मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। अगर कुछ होगा तो मैं आवाज उठाऊंगी और चाहूंगी कि तू मेरे साथ खड़ी रहना। श्रुति मुस्कुराई और बोली, आन्या, यही तो चाहिए था। तू अकेली नहीं है। आन्या ने पहली बार महसूस किया कि टूटन के बाद भी इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि आने वाले दिन उसकी हिम्मत को और बड़ी कसौटी पर परखने वाले थे। आन्या ने अब ठान लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी, लेकिन जिंदगी ने उसके सामने जो अगली परीक्षा रखी, वह पहले जितनी नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा भयावह थी। उस दिन बारिश हो रही थी। ऑफिस से देर हो गई थी और आखिरी बस निकल चुकी थी। मजबूरी में उसने रिक्शा लिया। रिक्शा वाला उसे अंधेरे वाले रास्ते से ले जाने लगा। आन्या को शक हुआ, भैया, ये रास्ता गलत है। मेन रोड से क्यों नहीं जा रहे? रिक्शा वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैडम, यह शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में शक डर में बदल गया। सुनसान सड़क पर 3 लड़के खड़े थे। रिक्शा रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़कों ने रिक्शा वाले को कुछ पैसे थमाए और उसकी तरफ बढ़े। आन्या समझ गई कि यह सब पहले से योजना थी। उसने तुरंत बैग से मिर्ची स्प्रे निकाला, जिसे रखने के लिए माँ ने बार बार समझाया था। जैसे ही एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने पूरी ताकत से उसकी आंखों पर स्प्रे कर दिया। वह चीख उठा, आंख, मेरी आंख। बाकी दोनों घबरा गए। आन्या ने रिक्शा से छलांग लगाई और सड़क की तरफ भागी। बारिश से फिसलन थी। पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सड़क पर गाड़ियों की लाइट दिखी। वह दौड़ते हुए चिल्लाई, बचाओ, मुझे बचाओ। एक बाइक पर सवार युवक ने तुरंत बाइक रोकी और आन्या को अपने पीछे बैठाकर सीधे पुलिस चौकी की ओर दौड़ा। आन्या कांप रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। आवाज कांप रही थी, अगर मेरे पास मिर्ची स्प्रे ना होता तो आज क्या होता? पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और लड़कों की तलाश शुरू की, लेकिन आन्या के मन में डर अब और गहराई से बैठ गया था। उस रात वह अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी, कब तक, कब तक औरतें डर डर कर जीती रहेंगी? आखिर हमारा कसूर क्या है? हम बस जीना चाहते हैं, इज्जत से जीना। अगली सुबह ऑफिस में उसने श्रुति से कहा, श्रुति, अब ये मेरी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है। अगर हम चुप रहेंगे तो ऐसे लोग और बढ़ेंगे। श्रुति ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, आन्या, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें तेरे जैसे किसी की जरूरत है। आन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू डर के नहीं, संकल्प के थे। बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की सड़कों पर पानी की पतली सी परत अब भी चमक रही थी। आन्या ने रात के हादसे के बाद पहली बार सुबह उठकर खिड़की खोली तो ठंडी हवा के साथ भीतर से एक अजीब सी घबराहट फिर उठी, जैसे उसके शरीर को याद हो गया हो कि डर कैसा महसूस होता है। उसने चेहरा धोया, चाय चढ़ाई और बहुत देर तक उबलते पानी को देखती रही। आज ऑफिस जाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दिन जाती हूं, उसने धीरे धीरे खुद से कहा। डर अगर आदत बन जाए तो आदमी जीना भूल जाता है। रास्ते में वही मोड़, वही ढाल, वही बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट। वह कुछ कदम रुकी। ऊपर देखा, बल्ब अब भी काला पड़ा था। नीचे से गुजरते स्कूटर के टायरों ने पानी उछाला। छींटे उसके पैरों तक आकर ठंडे पड़ गए। भीतर से एक आवाज आई, यह सब सिर्फ बुरा वक्त नहीं है, यह अनदेखा छोड़ देने की हमारी आदतों का नतीजा भी है। उसने मोबाइल निकाला।
उस लाइट के खंभे पर लिखे नंबर की फोटो ली और मन में तय कर लिया कि कमरे पर लौटकर शिकायत दर्ज करेगी, चाहे जितना झंझट हो। ऑफिस पहुंची तो रिसेप्शन पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड नसीर अंकल ने उसे देखते ही कहा, बिटिया, कल रात पुलिस चौकी तक आप गई थी, सब ठीक तो है ना? आन्या ठिठकी, फिर सिर हिलाकर हल्के से मुस्कुराई। जी, अब ठीक हूं। और आपने खबर रखी, शुक्रिया। नसीर अंकल ने धीमे से कहा, हम सब अगर 2 पल को रुककर देखें, बात करें तो बहुत कुछ टल सकता है। आप हिम्मत वाली हैं। डेस्क पर बैठते ही अभय आ गया। उसकी आंखों में पूछना था, शब्दों में नहीं। आन्या ने खुद ही कहा, हाँ, कल मुश्किल रात थी, लेकिन मैं काम छोड़कर नहीं बैठने वाली। अभय ने फाइलें मेज पर रखते हुए इतना ही कहा, ठीक है, और अगर कभी लौटते वक्त देर हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं नीचे तक छोड़ दूंगा। ये शहर अकेला छोड़ने वालों के लिए नहीं है। दोपहर में टीम मीटिंग थी। बॉस ने नई कैंपेन की जिम्मेदारी आन्या के नाम की। 2-3 चेहरे मुड़ गए। एक ने कुर्सी पीछे खिसकाते हुए इतना भर कहा, ओह, इसके लिए अच्छा है। आन्या ने अनसुना किया, तो भी कानों में नुकीले शब्द चुभते रहे। मीटिंग के बाद कॉरिडोर में वही लड़का जो अक्सर फप्तियां कस देता था, मुंह बिचकाकर बोला, बहुत तेज हो गई हो आन्या, इतना गंभीर क्यों? थोड़ी दोस्ताना बनो, माहौल हल्का रहता है। आन्या ने पहली बार बिना मुस्कान के सीधे कहा, दोस्ताना होने का मतलब क्या है? साफ बोलो, काम की बात करोगे तो मैं भी करूंगी। वह हंसकर आगे बढ़ गया। ठीक है मैडम। हंसी के पीछे जो हल्की सी झल्लाहट थी, वह भी आन्या ने पकड़ ली। शाम ढली तो श्रुति पास आकर बैठ गई। आज जल्दी निकलेंगे, रास्ते में दूध और सब्जी ले लेंगे। आन्या ने सिर हिलाया। वापस उसी मोड़ पर पहुंचकर दोनों रुक गईं। श्रुति ने ऊपर देखा, लाइट फिर बंद। आन्या ने फोटो दिखाई। शिकायत करूंगी। मेरे पापा कहते थे शिकायत करना बुराई नहीं, बुराई देखकर चुप रह जाना गलत है। वे दोनों कुछ देर वहीं खड़ी रहीं। गुजरते लोगों के चेहरों पर रोज की थकान थी। किसी ने ऊपर देखा तक नहीं, जैसे अंधेरा उनकी दिनचर्या का हिस्सा हो। कॉलोनी के बाहर सब्जी वाले के पास बूढ़ी सी अम्मा बैठी थीं। माथे पर पसीने की महीन बूंदें, आंखों में नरमी। आन्या ने एक थैला बढ़ाया तो अम्मा बोली, बिटिया, तुम ही हो ना जो उस दिन ऑटो वाले के साथ पुलिस चौकी गई थी? मैंने सुना, अकेली लड़की हो, बहादुर हो, पर सावधान भी रहना। आन्या ने झुककर कहा, अम्मा, सावधान रहना अब आदत हो चुका है, पर कितनी ही सावधानी के बाद भी लोग ताड़ते ही हैं। लगता है जैसे औरत चलती फिरती जमीन नहीं, कोई कांच हो जिसे हर पल टूटने का खतरा हो। अम्मा ने उसकी हथेलियां थाम ली। कांच भी अगर आग में डाला जाए तो और मजबूत ही होता है, तुम टूटोगी नहीं। कमरे पर लौटकर उसने लैपटॉप खोला, बिजली विभाग की हेल्पलाइन खोजी, उस स्ट्रीट लाइट का नंबर भरा, लोकेशन भेजी। संदेश आया, 72 घंटे में समाधान। उसने स्क्रीन को देर तक देखा। ठीक है, उसने सोचा। गिनती शुरू। दूसरे दिन ऑफिस में एचआर से मेल आया। आधी रात के बाद सुरक्षित घर वापसी के लिए कैब सुविधा और गेट पर सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध हैं। किसी को आवश्यकता हो तो अपने मैनेजर को सूचित करें। आन्या को याद आया, कल उसने एचआर को संक्षेप में बताया था कि शहर में देर रात लौटने पर क्या क्या घटता है। उसने मेल पढ़कर गहरी सांस ली। छोटे बदलाव भी कभी कभी बड़ी राहत दे देते हैं। कॉफी मशीन के पास खड़े होकर उसने धीमे से कहा, शायद हमें बार बार कहना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई व्यवस्था जागती है। लंच के समय कंपनी की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति का पोस्टर नोटिस बोर्ड पर दिखा। शिकायतें गोपनीय हैं, बिना झिझक अपनी बात कहिए। आन्या ने कुछ देर तक पोस्टर को पढ़ा। उसे उस लड़के की हंसी, कॉरिडोर वाली फुसफुसाहटें और कैंटीन में झुकी हुई निगाहें याद आईं। उसने अपने फोन में तारीखें नोट की, घटनाएं लिखीं, समय जोड़ा, जैसे कोई हिसाब बना रही हो। शाम होते होते उसने एक छोटा सा मेल ड्राफ्ट किया। शब्द सधे हुए, घटना विवरण साफ, कोई शोर नहीं, सिर्फ तथ्य। भेज दूं? उसने खुद से पूछा। उंगलियां एक पल को रुकीं, फिर उसने भेजने का बटन दबा दिया। भेजने के बाद जो खालीपन आया, वह डर नहीं था, वह एक अजीब सी शांति थी, जैसे भीतर कुएं में पड़ा पत्थर तले तक पहुंचा और बैठे पानी को हिला गया हो। रात को गली में एक परिचित सी हलचल थी। पान वाले की दुकान पर रेडियो धीमे बज रहा था। 2 बच्चे गेंद से खेलते खेलते हंस रहे थे।
उसी वक्त सामने से झुलसी हुई आवाज आई, अरे मैडम, इतनी रात में कहीं छोड़ दूं? वही रिक्शा वाला था। आन्या के पैरों में एक पल को सिहरन दौड़ी। उसने गला साफ किया और बेहद शांत स्वर में कहा, नहीं चाहिए। और सुनो, उस रात जो हुआ उसका केस दर्ज है। पुलिस किसी भी दिन पूछताछ करेगी। तुम समझ रहे हो? रिक्शा वाला एक सेकंड उसकी आंखों में झांकता रह गया, फिर निगाहें झुका लीं। मैं मैडम, मैं तो शब्द गले में ही उलझ गए। आन्या आगे बढ़ गई। पीछे रेडियो की आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। पुराना गाना, रात के लिए एक ख्वाब में आई। तीसरे दिन सुबह उसने फिर उसी लाइट के नीचे कदम रोके। बल्ब बदला जा चुका था। पीली रोशनी गीली सड़क पर फैल रही थी। वह अनायास मुस्कुराई। छोटा सा बल्ब और कितनी हिम्मत दे देता है, उसने मन ही मन कहा। उसने पास खड़े चाय वाले से पूछा, यह लाइट कब ठीक हुई? चाय वाला बोला, रात में आए थे 2 लोग, सीढ़ी लगाकर ठीक करके गए। शायद किसी ने शिकायत की होगी। अब लड़की लड़के सब चैन से जाएंगे। आन्या ने चुपके से कहा, हाँ, किसी ने की थी। ऑफिस में पीओएसएच कमेटी की मीटिंग के लिए कॉल आया। छोटे से मीटिंग रूम में 3 लोग बैठे थे। एक वरिष्ठ महिला, एक विधिक सलाहकार और एचआर का प्रतिनिधि। उन्होंने धीरे धीरे आन्या से घटनाएं सुनी। आन्या ने साफ साफ बताया, किसने क्या कहा, कब कहा, कौन पास खड़ा था। सवाल मुश्किल थे, पर उनके लहजे में कठोरता नहीं, सावधानी थी। अंत में वरिष्ठ महिला ने कहा, आपके कहने की वजह से हो सकता है कई लोगों को समझ आए कि मजाक और उत्पीड़न के बीच की लाइन बहुत पतली है, पर है। हम गोपनीय तरीके से जांच करेंगे। आन्या ने सिर हिलाया। बाहर निकलते हुए उसे लगा जैसे लंबे समय बाद किसी ने उसके शब्दों को गंभीरता से सुना है, टाल नहीं दिया है। इसी बीच कॉलोनी में शाम को एक अप्रत्याशित मुलाकात हुई। सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली लता आंटी, जो अक्सर खिड़की से झांककर पड़ोस के बारे में अजीब सी टिप्पणियां करती दिख जाती थीं, आज सीढ़ियों पर बैठी थीं। आन्या गुजरी तो उन्होंने आवाज दी, बेटी जरा सुनो। आन्या पलटी, तुम अकेली आती जाती हो? मैंने कई बार देखा है। गली के मोड़ पर लड़के खड़े रहते हैं। मैंने सोसाइटी के वॉचमैन से कहा भी, पर वो तो मुंह फेर लेता है। कल मैं और सुनीता, दूसरी मंजिल वाली, मिलकर सोच रहे थे कि हर रात 8 से 10 के बीच बारी बारी से नीचे बैठेंगे। किसी लड़की को अकेले नहीं गुजरने देंगे। साथ चाहिए तो बोलो। आन्या ने पहली बार लता आंटी को नए नजरिए से देखा। आंटी, आपने जो कहा उसके लिए धन्यवाद। मैं भी बैठूंगी आपके साथ। 2 दिन मैं, 2 दिन आप। आंटी के चेहरे पर राहत थी। बस और क्या चाहिए, थोड़ी सी संगत, थोड़ी सी रोशनी। रात को वे सचमुच नीचे बैठीं। एक बेंच पर थर्मस में चाय, 2 कागज के कप और सामने फैलती वही सड़क। गुजरती लड़कियां उन्हें देख मुस्कुरा देतीं। कुछ ने हाथ हिलाया। 2 किशोर लड़के दूर से आए, ठिठक कर वापस लौट गए। लता आंटी ने धीमे से कहा, देखा, डर को भी डर लगता है जब लोग साथ होते हैं। आन्या हंसी। बहुत दिनों बाद हंसी थी यह, जिसमें कांप नहीं था। इसी बीच घर से फोन आया। माँ की आवाज में चिंता, पापा की आवाज में ठहराव। बेटी, रिश्ता आया है, अच्छे घर का है, सोचें। आन्या ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, माँ, अभी नहीं, अभी मुझे खुद को ठीक करना है, अपने पैरों पर टिकना है। माँ ने धीरे से कहा, ठीक है, जो भी कर, समझ बूझ के कर, हम यहां हैं। फोन रखकर वह कुछ देर खिड़की पर खड़ी रही। दूर किसी फ्लैट में लोग डिनर पर बैठे हंस रहे थे। हंसी की आवाज दीवारों से टकराकर उसके कमरे तक आई और थम गई। अगले हफ्ते ऑफिस में बदलाव दिखने लगे। कैंटीन में वही लड़का जो अक्सर ऊंची बातें करता था, अब नजर मिलाने से बचता। एक दिन वह आकर बेमन से बोला, अगर मेरी किसी बात से आपको असुविधा हुई हो तो माफी चाहता हूं। शब्द बेमन के थे, पर यह भी कुछ था। आन्या ने कहा, माफी से ज्यादा जरूरी है कि आगे से कोई सीमा न लांघे। वह सिर हिलाकर चला गया। अभय पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है यह सब आसान था? आन्या ने जवाब दिया, नहीं, पर जरूरी था। कॉलोनी की स्त्रियां अब अक्सर शाम की बेंच के पास ठहर जातीं। किसी का दुपट्टा सरकता, कोई बैग ठीक करती, कोई बस इतना कहती, कल मेरे साथ भी हुआ था, और रुक जाती। अन्या उन्हें देखती, पूछती नहीं, इंतजार करती। एक रात तीसरी मंजिल की हिना आई। आन्या, मेरे बेटे की ट्यूशन से लौटते हुए उस मोड़ पर 2 लड़के खड़े होते हैं, गालियां देते हैं। पुलिस तक मेरा जाना आसान नहीं।
पति बाहर शहर में है। तुम चलोगी मेरे साथ कल? आन्या ने बिना सोचे कहा, चलूंगी, और वॉचमैन को भी साथ ले चलेंगे, और अगर जरूरत हुई तो बीट कांस्टेबल को भी बुलाएंगे। नंबर है मेरे पास। हिना की आंखें भर आईं। तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत थी यहां? अगली शाम वे तीनों उस मोड़ तक गए। लड़के सचमुच वहां थे। एक ने बीड़ी सुलगाई, दूसरे ने हिना को देखते ही तंज कसा। वॉचमैन ने पहली बार सीना तानकर कहा, यहां खड़े नहीं होना, सोसाइटी ने बोल दिया है, सड़क खाली रहेगी। आन्या ने मोबाइल में बीट कांस्टेबल का नंबर खोला, जोर से बोली, सर, वही लड़के हैं, मैं लोकेशन भेज रही हूं। 2 मिनट में पुलिस की बाइक आ गई। किस्मत या तत्परता, जो भी हो, पर असर वहीं था। लड़के बुदबुदाते हुए बिखर गए। कांस्टेबल ने तल्ख नजरों से दोनों को देखा। दिखना नहीं चाहिए, समझे? उनकी आवाज में कोई नारा नहीं था, बस दैनंदिन सख्ती, लेकिन आज वही काफी था। रात को बेंच पर वापस बैठते हुए लता आंटी ने आन्या की तरफ देखकर कहा, तुम आती हो तो लगता है कि हम सब भी थोड़ी थोड़ी आन्या बन रहे हैं। डरी हुई नहीं, खड़ी हुई। आन्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, आंटी, मैं भी तो आप सबसे सीख रही हूं कि घर की औरतें खिड़की से झांकना छोड़ दें तो सड़क थोड़ा सुरक्षित हो जाता है। कमरे में लौटकर उसने डायरी निकाली। आज कोई शिकायत नहीं लिखनी थी, कोई आंसू नहीं छलके। उसने सिर्फ 2 लाइनें लिखीं। लाइट लग गई है, बेंच पर लोग बैठने लगे हैं। शायद शहर बदलना कोई बड़ा वाक्य नहीं, छोटे छोटे शब्दों की श्रृंखला है। एक बल्ब, एक शिकायत, एक साथ बैठना। पंखे की आवाज में रात गहराती गई। दूर कहीं कुत्ते भौंके, कोई बाइक गुजर गई। आन्या ने आंखें मूंदते हुए बुदबुदाया, सब भूखे भेड़िए की तरह ताड़ते हैं। ये सच है, पर यह भी सच है कि भेड़िए रोशनी से डरते हैं, गवाही से डरते हैं, भीड़ से डरते हैं। मैं अकेली नहीं हूं। नींद आई तो लंबे समय बाद बिना झटके की आई, और बहुत गहरी, जैसे थकान किसी सुरक्षित किनारे पर सिर रखकर सुस्ताने बैठ गई हो। अगले दिनों में क्या होगा, वह नहीं जानती थी, पर उसे इतना पता था कि अब हर मोड़ पर चुप्पी नहीं होगी, और हर अंधेरे के नीचे किसी न किसी ने शिकायत दर्ज कर रखी होगी। किसी ने रोशनी जला ही दी होगी। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन आन्या जैसी हजारों लड़कियों की जंग अब भी जारी है। शायद आपके आसपास भी कोई आन्या हो जो चुपचाप सह रही हो। सोचिए, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।